नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अब्बाउद का कोई सुराग नहीं। फ्रांस की पुलिस का बयान। सेंट डेनिस में छापेमारी और गिरफ्तारियों से देश में बड़ा आतंकी हमला टालने का दावा। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी बनाया गया डेविड कोलमैन हेडली। 10 दिसंबर को अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का आदेश। अमेरिका के पाकिस्तान को 2 टूक। आतंकियों के खिलाफ हो निर्णायक कार्रवाई। रिजर्व बैंक के 17,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर। बैंकों की भुगतान सेवाओं पर पड़ सकता है असर। आरबीआई में सुधारों का विरोध। आरटीआई के दायरे में हो कॉलेजियम बैठक के मिनट्स। जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता पर सरकार का सुझाव। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नया मसौदा तैयार। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर किया याद। पेरिस हमले का संदिग्ध मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अब्बाउद अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फ्रांस सरकार के मुताबिक कल पेरिस में पुलिस कार्रवाई के बाद पकड़े गए संदिग्धों में अब्बाउद शामिल नहीं है। इस कार्रवाई में 2 लोग मारे गए, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का दावा है कि फ्रांस में और बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी गई है। इस बीच सीरिया में गठबंधन सेना और रूस की बमबारी जारी है। पेरिस की पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को शहर में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल हामिद अब्बाउद का अब तक सुराग नहीं लगा है। कल तड़के उत्तरी फ्रांस के सेंट डेनिस इलाके में संदिग्धों की तलाशी के लिए की गई घेराबंदी में कई घंटों की गोलीबारी चली थी, जिसमें अब्बाउद के भी होने की आशंका जताई गई थी। लेकिन बाद में अपार्टमेंट में छिपे 2 संदिग्ध आतंकी मारे गए और 7 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब्बाउद का पता नहीं चला। Actuellement, les identités des personnes interpellées dans l'immeuble ne sont donc pas formellement établies. Cependant, je vous précise que Abaoud et Salah Abdeslam ne font pas partie des gardés à vue. फ्रांस पुलिस के मुताबिक अब तक पेरिस हमले के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सेंट डेनिस ऑपरेशन से देश में बड़ा आतंकी हमला टालने का भी दावा किया है, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान फ्रांस एक बार फिर दहशत से दो चार था। पूरे इलाके को घेर लिया गया था। परिवहन सेवाएं भी बंद थी। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे। कुछ विमानों के रास्ते में भी बदलाव किया गया था। Au moment où je m'exprime devant vous, une opération policière particulièrement périlleuse et lourde vient de s'achever. फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने देशवासियों से साहस से काम लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। पेरिस में कई इस्लामी देशों के प्रतिनिधियों ने कल एक मार्च भी निकाला, जिसमें कहा गया कि इस्लाम का आतंक से कोई वास्ता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी पेरिस पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। Aucune revendication, aucune cause ne saurait pas justifier telle violence. इधर सीरिया में रूसी और गठबंधन सेनाओं की बमबारी तेज हो गई है। रूस ने सीरिया में आईएस की कमर तोड़ने के लिए सुखोई विमानों से तेल भंडारों पर भारी बमबारी की है। इधर अमेरिका और फ्रांस की वायुसेना ने भी सीरिया और इराक में बमबारी की है। पेरिस हमले के बाद रूस और गठबंधन सेना के बीच सूचना का आदान प्रदान भी हो रहा है। शुक्रवार को पेरिस में हुए आतंकी हमले में 129 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेरिस हमले के बाद आतंकी संगठन आईएस ने 2 बंधकों के सिर कलम करने का दावा किया है। इनमें एक चीनी और दूसरा नॉर्वे का नागरिक है। ये दावा आईएस की पत्रिका में किया गया है। इसमें मृतकों की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। और आतंकी संगठन आईएस की तरफ झुकाव रखने वाले करीब 150 युवाओं पर सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही हैं। पीटीआई के मुताबिक खुफिया रिपोर्टों से खुलासा हुआ है अब तक 23 भारतीय आईएस की तरफ से इराक और सीरिया में लड़ने के लिए गए हैं। इनमें से 6 की मौत हो गई है, जबकि 1 मुंबई वापस आ गया है। 15 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात ने 4 लड़कों को भारत भेजा था। इन पर आईएस से संबंध रखने का शक था।
वहीं लश्कर आतंकी डेविड कोलमैन हेडली को 26/11 मुंबई हमले में आरोपी बनाया गया है। मुंबई की एक अदालत ने हेडली को 10 दिसंबर को कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया। मुंबई पुलिस ने 8 अक्टूबर को इसकी अर्जी दी थी। हेडली फिलहाल अमेरिका की जेल में 35 साल की सजा काट रहा है। हेडली ने 2006 और 2008 में 5 बार मुंबई की रेकी की थी। इसी आधार पर लश्कर के 10 आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमला किया था। इसमें 166 लोग मारे गए थे। And court has ordered that David Headley should be produced before this court through video link on 10 December. अमेरिका ने पाकिस्तान से आतंकी संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने को कहा है। वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टर कार्टर ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ को ये बात कही। अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के लिए भी खतरा बताया। 3 दशक से सक्रिय हक्कानी नेटवर्क तालिबान के गुटों में सबसे खतरनाक है। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में अमेरिका और भारतीय प्रतिष्ठानों पर बड़े हमले करता रहा है। इनमें 2008 में काबुल पर भारतीय मिशन पर हमला भी शामिल है। इसमें 58 लोग मारे गए थे। आज बैंकों की भुगतान सेवाओं पर असर पड़ सकता है। दरअसल रिजर्व बैंक के 17,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। कर्मचारी आरबीआई में सुधारों का विरोध कर रहे हैं। सरकारी कर्ज के प्रबंधन का काम आरबीआई से लेने का अब मन बना रही है। सरकार इसके लिए सरकारी कर्ज प्रबंधन एजेंसी को आखिरी रूप भी दे रही है। कर्मचारी मौद्रिक नीति से जुड़ी आरबीआई की शक्तियां घटाने के प्रस्ताव का विरोध भी कर रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद बेहतर फायदों की मांग कर रहे हैं। 6 साल में पहली बार आरबीआई में हड़ताल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति के लिए मसौदा तैयार करने को कहा है। कोर्ट में कल कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता के लिए आए सुझाव पर सुनवाई हुई। इसके बाद कानून मंत्रालय को सुझाव पर गौर करके जवाब दाखिल करने को कहा गया। कानून मंत्रालय को आम लोगों से करीब 3500 सुझाव मिले हैं। वहीं सरकार ने कॉलेजियम में लिए गए फैसलों को आरटीआई के तहत लाने का सुझाव दिया। सरकार ने कहा कि जज बनने वालों को यह बताना चाहिए कि क्या उनके पास किसी राजनीतिक दल की सदस्यता है। इसके अलावा जजों की नियुक्ति के लिए नियम बनने चाहिए। सुनवाई आज भी जारी रहेगी। अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि सिर्फ नॉमिनेशन जो कॉलेजियम के जजेस हैं उन्हीं की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आने चाहिए। और अगर राज्य के लेवल पे है तो सीएम और गवर्नर को भी सजेशंस आ सकते हैं। तो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरिटोरियस, गवर्नमेंट ने कहा कि कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरिटोरियस जजेस के लिए कैंडिडेट कैसे आए और ब्रॉड रेंज से आए। बिहार में नीतीश कुमार कल 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और 9 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। मंत्रिमंडल गठन को लेकर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच रस्साकशी भी नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का शपथ ग्रहण शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान में होगा। विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार चलाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी गई है। जेडीयू का दावा है कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ मंत्रियों के नामों पर सहमति बना ली गई है। सबको लेकर चलने के लिए जो बिहार में एक शासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तय हो, उसमें सबकी भागीदारी हो, इसका ख्याल पूर्व में भी नीतीश कुमार जी ने रखा है। और इस बार जिस तरह का जनादेश है, निश्चित तौर पर इसका निर्वहन महागठबंधन का नेतृत्व करेगा। आरजेडी और कांग्रेस भी गठबंधन में किसी तरह के विवादों से इनकार कर रहे हैं। इनका आरोप है कि बीजेपी हमेशा इस तरह की अफवाहें फैलाती रही है। यहाँ कोई मारा मारी नहीं है, वहाँ है जहाँ ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली हालत, जो 36 हेलीकॉप्टर लेकर आए थे। मंत्रिमंडल में तो मुख्यमंत्री जी का ये होता है, मुख्यमंत्री जी अपना मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार के लिए मंत्रिमंडल का गठन आसान काम नहीं होगा। जो मैंडेट हासिल किए हो तो उनका प्रोवेगेटिव है, और लालू यादव, नीतीश कुमार किस तरह से बिहार को जो जनादेश मिला है, कांग्रेस, ये तीनों महागठबंधन को मिला के वो जनादेश का स्वरूप क्या देना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल गठन में 5 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला तय किया गया है। इस लिहाज से
आरजेडी के 16 मंत्री हो सकते हैं। शिशिर चौबे, राज्यसभा टीवी, पटना। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद के बयान से बीजेपी खासी नाराज है और इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तानी चैनल पर बिहार चुनाव के नतीजों से पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं हो सकती। बीजेपी ने पाकिस्तान चैनल पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े बयान को राष्ट्र विरोधी बताया है। बीजेपी का कहना है कि इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस से पूछना चाहते क्या कांग्रेस को मणिशंकर और सलमान खुर्शीद का वक्तव्य मंजूर है? क्या कांग्रेस की यही भूमिका है? अगर कांग्रेस की यही भूमिका है, नहीं है, तो या तो उन पर कार्रवाई करें, अगर नहीं है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय वक्तव्य के लिए दोनों नेताओं के माफी मांगे, सोनिया गांधी स्वयं माफी मांगे। सलमान खुर्शीद ने दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए पाकिस्तान की पहल की तारीफ की थी और मोदी सरकार की ओर से सकारात्मक रुख न दिखाने का आरोप लगाया था। बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा बता रही है। कांग्रेस मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग रही है। फिर पाकिस्तान का ही एंकर कहता है कि भाई ये तो आपको करना पड़ेगा। इस तरह की बातें करना ये देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस दोनों नेताओं के बयान से किनारा कर चुकी है। Both Mr. Manishankar Iyer and let me add here to prevent other questions, Mr. Salman Khurshid have clarified in different ways. Some have denied it also. So that is one part of it and you have seen it. संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस असहनशीलता का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद के बयान पर कांग्रेस को घेरना चाहती है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। 100 रंगों से सजी सारंगी, सेनिया घराने की शान और उस्ताद साबरी खान की आंखों का तारा, उस्ताद कमाल साबरी। सारंगी एक हिंदुस्तान का एक ऐसा साज है जो हमेशा रहा है। नाम से जाहिर हो रहा है कि 100 रंगों से निकला है, तो इसमें हर साज के साथ और हर तरह की मौके में सारंगी खप जाती है। मिलिए शख्सियत में उस्ताद कमाल साबरी से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गुरुद्वारा पत्थर साहिब, गुरु नानक देव की लद्दाख यात्रा की यादगार। कहते हैं एक राक्षस से स्थानीय लोग थे परेशान, जिससे गुरुजी की हुई तकरार। झल्लाए राक्षस ने गुरुजी पर किया एक चट्टान से वार। गुरुजी से टकराते ही पत्थर पिघल गया और राक्षस डर गया। राक्षस ने मांग तो ली माफी, मगर चट्टान में बन गई गुरुजी के शरीर की आकृति। यही चट्टान है अब पूजनीय श्री पत्थर साहिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और काले धन को देश के लिए बड़ी चुनौती बताया है। दिल्ली में कल हुए सीबीआई के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार से सख्ती से निपट रही है और काले धन पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने और आतंकवादियों को वित्तीय मदद देने वालों पर आर्थिक प्रतिबंध की हिमायत की है।
दिल्ली के विज्ञान भवन में सीबीआई के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काले धन पर जानकारी जुटाई जा रही है। भ्रष्टाचार से हासिल धन को विदेशों से लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था को और पारदर्शी बनाना जरूरी है। Our government has taken significant steps to check corruption and the means of black money in a short span of time. The very first day that we assumed office, we constituted a special investigation team under the supervision of the Supreme Court to look into the issue. प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटने की बात कही। उन्होंने कहा कि समृद्ध देश बनाने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने आतंकवाद को विकास में बाधक बताया और आतंकी गुटों को वित्तीय मदद करने वालों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया। The dastardly acts committed in Paris a few days ago are a grim reminder that terrorists have shown remarkable flexibility and adaptability in meeting their funding requirements. Disrupting fund flows constraints the capabilities of terrorists and reduce their ability to execute attacks. प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादी मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध वसूली, जाली मुद्रा और कुछ देशों की ओर से प्रायोजित गतिविधियों के जरिए धन की व्यवस्था करते हैं। उनकी वित्तीय मदद रुकने से आतंकवादियों पर लगाम लगेगी और उनकी हमले को अंजाम देने की क्षमता कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीसीईए की कल हुई बैठक में गन्ना किसानों को राहत से जुड़ा बड़ा फैसला किया गया। इसके तहत गन्ना किसानों को चालू मौसम में प्रति क्विंटल 4.5 रुपए की दर से उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी दी जाएगी। बैठक में बुनियादी ढांचे में सुधार के मद्देनजर लंबित पड़ी कई रेल और सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड में 10% भागीदारी को बेचने का भी फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि लंबे समय से अटकी पड़ी 34 सड़क परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाए। बैठक में बिहार के मुंगेर में गंगा नदी पर पुल निर्माण को जल्द पूरा करने के लिए और अधिक धन आवंटित किया गया। With this approval today of the revised project cost of 2,774 crore rupees for the construction of this rail-cum-road bridge over Ganga at Munger, we believe this project will get a significant boost and kickstart development in Bihar. कैबिनेट ने कोल इंडिया की 10% हिस्सेदारी बेचने को भी मंजूरी दे दी है। इससे सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा हैदराबाद में बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना, अपराध अन्वेषण परियोजना का विस्तार और छोटे उद्योगों के लिए ब्याज निर्धारण से जुड़ी एक्सपोर्ट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में विस्थापितों के पुनर्वास और रोजगार से जुड़ी मदद बढ़ाने का भी फैसला लिया। The cabinet today resolved that there will be 3,000 additional jobs made available for the Kashmiri Pandit community. There will also be a provision for providing them 6,000 houses to all these people who take up these jobs. सरकार ने चीनी उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी सीधे गन्ना किसानों को देने का फैसला किया है। इससे चीनी मिलों पर बकाया किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान हो सकेगा। इसके अलावा सीसीए ने रेल से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। देश में दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए केंद्र सरकार व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। इस दिशा में जल्द ही नई उर्वरक नीति जारी की जाएगी। इसमें कृषि रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना भी शामिल होगी। खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक मुहैया कराएगी। इसके साथ ही किसानों के बीच कीटनाशक जैसे कृषि रसायनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भी कोशिश की जाएगी। जल्द ही जारी होने वाली नई उर्वरक नीति में इसकी झलक मिल सकती है। भारत में औसतन प्रति हेक्टेयर सिर्फ 600 ग्राम कृषि रसायनों का इस्तेमाल होता है। If you talk of plant protection, all your insecticides are chemicals. If you talk of mulching, it's chemicals. Your greenhouses are chemical. Your shade nets are chemicals. If you talk about post-harvest management, it's impossible without chemicals because all the handling devices are made of chemicals. संसद की कृषि संबंधी स्थायी समिति ने भी विशेषज्ञों, अलग अलग संस्थानों और लोगों से पैदावार बढ़ाने के तरीकों पर सुझाव मांगे हैं। इसमें भौगोलिक जरूरतों के लिहाज से उर्वरकों और कृषि रसायनों के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारियों पर
खास तौर से सुझाव मांगे गए हैं। वो विषय है और वो उसमें एनजीओ को और अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है कि वो अपनी राय वो कृषि समिति के सामने रखे, जिससे कि पार्लियामेंट में हम रिपोर्ट पेश कर सकें। किसान उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों के नए प्रकार और सिंचाई साधनों के विस्तार की मांग कर रहे हैं। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, हमें प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि के मॉडल की जरूरत है। देश को फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर मॉडल चाहिए। 2014-15 में देश में अनाज उत्पादन घटा है। इस साल अनाज उत्पादन अनुमान से करीब 5% घटकर 25.2 करोड़ टन रहा, जबकि 2013-14 में देश में खाद्यान्न की पैदावार 26.5 करोड़ टन रही। गेहूं का उत्पादन भी बीते साल के मुकाबले 50 लाख टन कम रहा, जबकि दलहन के उत्पादन में 18 लाख टन की कमी आई। कृषि विकास को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दूसरी हरित क्रांति को जरूरी बताया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल विधेयक को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की कल हुई बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर अन्ना हजारे की अगुवाई में आंदोलन किया गया था, उन सभी मुद्दों को इस विधेयक में जगह दी गई है। इसके दायरे में मुख्यमंत्री को भी रखा गया है। विधेयक में मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के छोटे बड़े सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। बिल के मुताबिक 6 महीने के अंदर जांच प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साथ ही ट्रायल को भी 6 महीने के अंदर पूरा करना होगा। बिल मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। जन लोकपाल बिल के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था। एक स्ट्रिक्ट लोकपाल जो बहुत करप्शन के प्रति सिर्फ एक स्लोगन की तरह ना हो, करप्शन के खिलाफ, और सिर्फ औपचारिकता भर ना हो, जिसमें करप्शन के खिलाफ एक्शन भी हो सके, ऐसा लोकपाल बिल लाने की बात की गई थी उस आंदोलन में। और वही अन्ना जी का लोकपाल दिल्ली के लिए दिल्ली जन लोकपाल बिल के नाम से आज कैबिनेट ने पास किया है, उसको हम लेके आएंगे। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन ही यहां गतिरोध देखने को कल मिला। सत्र की शुरुआत में पेरिस आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सदन में विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि दिए जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तकरार के बाद मामला झड़प तक पहुंच गया। स्पीकर रामनिवास गोयल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदन में सिंघल को श्रद्धांजलि देना मुमकिन नहीं है। स्पीकर ने कहा कि सिंघल किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। बाद में आम आदमी पार्टी के विधायकों के विरोध के बाद सदन के ऑफिशियल रिकॉर्ड से सिंघल का नाम हटा दिया गया। महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित इलाकों में नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम 2 दिन के दौरे पर है और औरंगाबाद क्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के 15,747 गांवों में सूखे की घोषणा की थी और केंद्र से 4,000 करोड़ रुपए के सहायता पैकेज की मांग की। राहत पैकेज में करीब 3,578 करोड़ रुपए मुआवजा और करीब 314 करोड़ रुपए पानी के लिए मांगे गए हैं। पालतू जानवरों की देखभाल के लिए भी करीब 109 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। नुकसान के आकलन के बाद केंद्र की तरफ से 15 दिन के भीतर राहत राशि मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु में बारिश थमने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी मानसून का असर कम हुआ है, लेकिन अभी भी चेन्नई समेत कई शहरों में लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित कांचीपुरम में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। बारिश के बाद बीमारी फैलने के खतरे को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। चेन्नई में सभी स्कूल कॉलेजों को 22 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। बीते एक हफ्ते के दौरान हुई भारी बारिश से तमिलनाडु के कई इलाकों में लाखों लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। उत्तर पूर्वी मानसून का असर कम हुआ है, लेकिन राज्य के कई शहर पानी में डूबे हैं। सड़कों पर कई फीट पानी है और लोग घरों की छत पर रहने को मजबूर हैं। We can't able to buy anything, vegetables or fruits or something else. We are facing very hectic situation. The situation is getting very worse. Yesterday we don't have any water to drink.
राहत और पुनर्वास के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। गलियों और सड़कों से पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार के साथ साथ पार्टी स्तर पर भी राहत में हाथ बटाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में पीड़ितों के बीच खाना और कंबल बांटे। कांग्रेस ने इसे बड़ी आपदा बताते हुए राज्य और केंद्र से राहत कार्यों को तेज करने की अपील की है। Both the central government and state government come to the help of the people, giving adequate assistance. We have seen people are homeless, they are jobless, lot of flooding is there. सेना, नौसेना समेत राहत और बचाव दलों ने चेन्नई और कांचीपुरम में 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। नागपट्टिनम और रामेश्वरम में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। For next 24 hours is concerned, it is likely to rain at many places. One or two places may experience heavy rainfall. We can reasonably expect heavy rainfall in the Ghat areas of the Western Ghats, in the districts of Nilgiris, Virudhunagar and Coimbatore. तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर, नेल्लूर और कडप्पा जिलों में भी बारिश से भारी नुकसान पहुंचा। कडप्पा के रुथुकुंटा गांव में दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। यहां 1000 हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसल तबाह हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं। मदन मित्रा को निचली अदालत से जमानत मिलने के विरोध में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पहली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मदन को नजरबंद रखने का निर्देश दिया था। जमानत खारिज होगी या नहीं, इस पर फैसला बुधवार को होना था, पर समय की कमी में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। गुरुवार को मदन की जमानत पर फैसला आ सकता है। मदन मित्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और राज्यपाल केएन त्रिपाठी के पास भेज दिया। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली टेस्ट पर छाए संकट के बादल छट गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से डीडीसीए को मैच के लिए प्रोविजनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जस्टिस मुकुल मुदगल को इस मैच के बही खातों के साथ ही आयोजन संबंधी सभी मामलों के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कोर्ट ने लोगों की भावनाओं का हवाला देकर मैच की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मैच नहीं कराकर लोगों और खिलाड़ियों को दंड नहीं दिया जा सकता। डीडीसीए को 2 हफ्ते के भीतर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बकाया 50 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स भी चुकाना होगा। DDCA is now getting occupancy certificate from MCD और उसके साथ साथ बाकी जो परमिशन है वो यूजुअली मिल जाती हैं। ये एक बड़ा हर्डल था और इसकी वजह से जो एक ऑब्जेक्शन था कि शायद मैच में कोई बाधा पड़ सकती है, वो आज दूर हो गई है। और अब DDCA को एक सिर्फ डायरेक्शन दी है कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने में जो कंप्लायंसेस करनी है वो 31 मार्च 2016 तक दे मस्ट एंश्योर। श्रीलंका में शीर्ष स्तर पर सरकार की संरचना में बड़े बदलाव के फैसले लिए गए हैं। श्रीलंका के कैबिनेट ने राष्ट्रपति की ज्यादातर शक्तियां संसद को देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। शासन की नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति की बजाय संसद सर्वोच्च होगी और सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका अहम होगी। देश में चुनाव के दौरान ही श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने राष्ट्रपति की व्यवस्था खत्म करने की बात कही थी। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को ही सबसे ज्यादा शक्तियां हासिल थीं। संसद को मजबूत करने का ये प्रस्ताव साल 2020 से लागू होगा और इसी साल सिरिसेना का कार्यकाल खत्म होगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 58वीं जयंती है। पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। दिल्ली में उनकी समाधि शक्ति स्थल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इंदिरा गांधी को याद किया। इस मौके पर युवक कांग्रेस मां तुझे सलाम नाम से कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसमें सोनिया गांधी समेत कई नेता हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी की भूमिका पर रोशनी डाली जाएगी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अब्बाऊद का कोई सुराग नहीं, फ्रांस की पुलिस का बयान। सेंट डेनिस में छापेमारी और गिरफ्तारियों से देश में बड़ा आतंकी हमला टालने का दावा। मुंबई हमले 26/11 मुंबई हमले का आरोपी बनाया गया डेविड कोलमैन हेडली। 10 दिसंबर को अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का आदेश। अमेरिका की पाकिस्तान को 2 टूक, आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। रिजर्व बैंक के 17,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर। बैंकों की भुगतान सेवाओं पर पड़ सकता है असर। आरबीआई में सुधारों का विरोध। आरटीआई के दायरे में हो कॉलेजियम बैठक के मिनट्स। जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता पर सरकार का सुझाव। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नया मसौदा तैयार करेगी सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर किया याद।